Welcome to A1IS platform. As you know, this is one of the best institute of UPSC and BPSC preparation in Patna. This side G Kumar और so far अभी तक हम लोग 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं ऑन ब्रिटिश प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी. रिसेंटली 1 वीडियो भी अपलोड किए हैं रिगार्डिंग MCQs ऑन ब्रिटिश एंड प्रोग्राम एंड पॉलिसी. एंड दिस लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ ब्रिटिश प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी. तो जो भी जितने भी बचे हुए हैं ब्रिटिश प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी विल कवर इन दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी. तो आज की क्लास में हम लोग ब्रॉडली कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स by British in India. First topic, and the second topic would be press policy and socio-cultural and religious पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. सो फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय ब्रिटिश इन इंडिया. एंड द सेकंड टॉपिक वुड बी प्रेस पॉलिसी एंड सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, दैट इज constitutional developments during British rule. अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और उसके बाद दीवानी राइट्स. ठीक है, ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गया. कहाँ का? बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का. ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वैन हेस्टिंग, ठीक है, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो प्रमोट होके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने. ठीक है, तो उन्होंने कैरी किया व्यवस्था को. बट उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को लागू किया था. और उसको खत्म करने वाले कौन थे? उसको खत्म करने वाले वैन हेस्टिंग्स थे. ठीक है, तो वैन हेस्टिंग ने भी इंग्लिश कलेक्टर को जिम्मेदारी दिया कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है राइट फ्रॉम 1780 ऑनवर्ड्स. तो ये सब शुरुआत के ये डेवलपमेंट्स है ब्रिटिश का. बट जो रियल डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है विथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो इस टॉपिक में हमें समझना है कि कंपनी रूल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद क्राउन रूल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ब्रिटिश इंडिया में. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट विल सी ड्यूरिंग कंपनी रूल. The most important development is Regulating Act 1773. Second would be Pitt India Act 1784. Third, Charter Acts 1813, 1833 and 1853. तो सबको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं. राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो देखिए, इससे पहले अब कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो सर्वेंट है वो बहुत ही रिच हो गए हैं, बहुत ही प्रॉस्परस होंगे,
पर जो कंपनी है वो पूरी तरीके से डिफॉल्ट होने के कगार पे है। यही तो विडंबना की बात है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, सर्वेंट्स थे, वो ब्राइबरी कर रहे थे, वो करप्शन में एसोसिएटेड थे, इसलिए सर्वेंट ज़्यादा अमीर हो रहे थे और कंपनी पूरी तरीके से कोलैप्स होने के कगार पे था। तो उसके बाद ये लोग सब जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे और वहाँ की सरकार से कहेंगे कि सर हमें लोन चाहिए क्योंकि मेरा कंपनी डिफॉल्ट होने जा रहा है। ब्रिटिश तो ब्रिटिश, करेक्ट, तो ब्रिटिश बोला ठीक है हम आपको लोन देते, बट आई विल रेगुलेट योर अफेयर्स इन इंडिया, हम आपके अफेयर्स को रेगुलेट करेंगे इंडिया में। तो कहने का मतलब 1773 से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का दखल अंदाजी होगा इंडिया में, ठीक है, अभी इनडायरेक्टली। और जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होगा वो डायरेक्ट कंपनी रूल को खत्म करके डायरेक्ट क्राउन रूल वहां पे शिफ्ट कर जाएगा। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये फर्स्ट स्टेप है जी, फर्स्ट स्टेप है ब्रिटेन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का to control the affairs of East India Company in India। और जो अभी तक जो व्यवस्था चल रहा था, जैसे एग्जाम्पल जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने हैं? फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल यही शख्सियत है जिन्होंने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिमूव किया। समझ गए? कब बने थे? 1773 में, बिल्कुल विद दिस रेगुलेटिंग एक्ट। और अब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होंगे, इनके नीचे जो दो गवर्नर है, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, वो सब ऑर्डिनेट हो जाएंगे जी। तो जो गवर्नर है मद्रास के और जो गवर्नर है बम्बई के, वो क्या हो जाएंगे? सब ऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि इनके नीचे आ जाएंगे। समझ गए? यानी कि कुछ भी वार करना हो, कुछ भी संधि करना हो, पीस करना हो, तो ये अपने मन से नहीं कर सकता है, दे हैव टू टेक डिसीजन फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। समझ गए? और जो काउंसिल, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होंगे, उसमें कितने मेंबर होंगे? काउंसिल में 4 मेंबर्स होंगे। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और एक और डेवलपमेंट बताना चाहेंगे जरूर, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविजंस था इसमें, एंड एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है 1774 में, 1774 में। तो नेक्स्ट वन, फिट इंडिया एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक नया व्यवस्था क्रिएट हुआ भारत में, दैट इज डबल गवर्नमेंट। क्या है ये? डबल गवर्नमेंट है। डबल गवर्नमेंट में क्या होगा? एक साइड बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे और एक साइड होगा COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। और जो ये COD, ये फॉर योर फिनेंशियल अफेयर्स, ये फिनेंशियल अफेयर्स के लिए। समझ गए? हाँ, फिनेंशियल अफेयर्स के लिए। तो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए और ये फिनेंशियल अफेयर्स के लिए। हाँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल, इससे पहले जो 4 मेंबर था, 4 मेंबर को रिड्यूस करके 3 मेंबर्स कर दिया गया, ताकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो डिसीजंस स्मूथली ले सके। समझ गए? और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फिट इंडिया एक्ट का, दैट इज जो कंपनी का टेरिटरी था, कंपनी का जितना भी टेरिटरी है, नाउ लीगली वो ब्रिटिश पोजीशन बन गया। लीगली वो क्या बन गया? ब्रिटिश पोजीशन। यानी कि कंपनी ने जितना भी अपने वार्ड से, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिफिकेशन से या किसी भी तरीके से जो अक्वायर किया है लैंड को भारत में, वो सब अब क्या कहलाएंगे? ब्रिटिश पोजीशन कहलाएंगे। तो यहीं हमें साफ इरादा समझ में आता है।
ब्रिटिश जो बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, वो चाहते हैं कि यस किसी तरह हुकूमत करना है, ऑल्दो अभी इनडायरेक्टली कर रहे हैं, बट आने वाले समय में उसको मौका मिलना चाहिए। समझ गए? तो कंपनी का जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन का हुआ। लीगली इस एक्ट में लीगली ये चीज को मेंशन किया गया है, लीगली मेंशन किया गया है। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट ये हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो खत्म कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया। बस ट्रेड मोनोपोली दो जगह अभी भी रहेंगे। दो जगह कौन से रहेंगे एक्सेप्शनल में? एक चाइना ट्रेड, चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड, टी ट्रेड, बिल्कुल। अब क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज है वो भारत में आ सकते हैं, अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं यहाँ पे। और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपया सैंक्शन किया था। ये अलग बात है कि हम लोग देखे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में ये 1 लाख खर्च नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इंग्लिशिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का जो डिबेट होता है तो उसका निष्कर्ष तो नहीं निकल पाता। ये अलग बात है कि बाद में जाके लॉर्ड मैकेले अपने माइन्यूट में इसका निष्कर्ष निकालते और कहते हैं कि एजुकेशन जो होना चाहिए भारत में वो इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए और सिलेबस क्या होना चाहिए? वेस्टर्न सिलेबस होना चाहिए। तो 1 लाख रुपया दिया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, और इसी चार्टर में मिला था। तो इस चार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिस वन, क्रिश्चियन मिशनरी एंड एजुकेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटल ट्रेड मोनोपोली खत्म। अब कुछ भी मोनोपोली नहीं है इन लोग का। टोटल ट्रेड मोनोपोली एंडेड, मोनोपोली एंडेड, खत्म हो गया जी। समझ गए? अब पहले जो, इससे पहले जो प्रावधान था कि चलो ठीक है तुम चाइना ट्रेड और टी ट्रेड कर लेना, बट अब ऐसा नहीं है, टोटली खत्म कर दिया गया। समझ गए? हाँ, चार्टर एक्ट 1833। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज ओवर सेंट्रलाइजेशन। ओवर सेंट्रलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो मद्रास के जो गवर्नर है और जो बॉम्बे के जो गवर्नर है, इन लोगों का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इन लोगों का जो लॉ बनाने का जो फंक्शन है, उसको पूरी तरीके से स्नैच कर लिया गया, पूरी तरीके से स्नैच कर लिया गया। अब जो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है वही क्या करेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए भी और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी लॉ बनाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो लिया, ये जो पावर, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो स्नैच किया है चार्टर एक्ट 1833 में, इसको लौटा दिया जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। तो बिल्कुल इसको याद कर लेना है, इसको फिर से लौटा दिया जाएगा। ठीक है, उस समय रहेंगे लॉर्ड कैनिंग, जो पहला वॉइस रॉय रहेंगे वो रहेंगे लॉर्ड कैनिंग, और वही क्या करते हैं, इस पावर को फिर से दे देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये 1833 का। ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव जो पावर है मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का वो स्नैच कर लेते हैं, और ये अब कहाँ पे रह जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि फर्स्ट लॉ मेंबर जो बनेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के। अच्छा, अब गवर्नर जनरल देखिए 1833 का टाइम है, इसमें एक भी और भी डेवलपमेंट हुआ है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे उनका नाम क्या होगा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, बिल्कुल वही विलियम बेंटिक जिन्होंने सती जो प्रथा था वो भी खत्म किया, ठगीस को भी पूरी तरीके से सप्रेस किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये प्रमोट होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। समझ गए? तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उसके बाद क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है मद्रास का, बॉम्बे का, वो भी अपने अंदर रख लिए। ठीक है, और फर्स्ट लॉ मेंबर जो बने थे इनके काउंसिल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट लॉ जो बनेंगे इनके काउंसिल में, उनका नाम होगा मैकेले। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप लोग
मैकेले के साथ अच्छा खासा तालमेल था इनका, ठीक है। और मैकेले बिल्कुल फर्स्ट लॉ कमीशन के भी चेयरमैन होंगे, और उन्हीं के प्रयास के वजह से आईपीसी बनेगा। आईपीसी कब ड्राफ्ट हुआ? 1837 में ड्राफ्ट हुआ। और कब फाइनलाइज हुआ वो आईपीसी? 1860 में, 1860 में वो पूरी तरीके से फाइनलाइज हुआ है। तो ये विलियम बेंटी का प्रयास, ठीक है। और मैकेले ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। नेक्स्ट वन, दैट इज चार्टर एक्ट 1853। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है दैट इज ओपन सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम टू इंडियंस ऑल्सो, भारतीय के लिए भी खोल दिया गया सिविल सर्विस का एग्जाम। ये अलग बात है कि बाद में जाके सीओडी इस चीज़ को अपोज करता है, फिर बंद हो जाता है। बट पहली बार इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विस का जो ब्रैकेट है, जो दरवाजा है, वो खोल दिया गया। एज अ रिजल्ट फर्स्ट सिविल सर्वेंट जो भारत में बने हैं, इंडियन जो फर्स्ट सिविल सर्वेंट जो भारत में बने हैं, वो बिल्कुल उनका नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई साहब हुए, ठीक है। जानते हैं कि टैगोर जो फैमिली है बहुत ही इंटेलेक्चुअल फैमिली है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, वो भी बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंसिया क्लास से आते थे। और उनके फादर भी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी भी, द्वारकानाथ टैगोर, वो भी बहुत ही बड़े समाज से आते थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, फैमिली पूरा पढ़ा लिखा, ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के फर्स्ट सिविल सर्वेंट बने। और 1861 आते आते दो और सिविल सर्वेंट तैयार हो गए। एक का नाम है आरसी दत्त, जिनके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि दादा भाई नारोजी जो आंकड़ा दे रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ का, 200 से लेकर 300 मिलियन रुपीस सालाना इंग्लैंड में जाता है और वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, ये सही है। बिल्कुल वही शख्सियत है ये आरसी दत्त। तो आरसी दत्त ने भी अपने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस चीज़ को जाहिर किया है कि जो दादा भाई नारोजी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट बोले, वो बहुत ही सही है, वो बहुत ही एक्यूरेट है। समझ गए? और उसके बाद रास बिहारी गुप्ता, बिल्कुल। तो 1861 होते होते दो और भी आ गए। तो हम कह सकते हैं कि 1861 तक 3 हमारे सिविल सर्वेंट, भारत के सिविल सर्वेंट बन चुके थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट का यही है, इसमें क्या है कि सिविल सर्विस को ओपन कर दिया गया, समझे, भारतीय के लिए। अब देखेंगे कंपनी रूल कंप्लीटेड। अब देखेंगे क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में सबसे फर्स्ट हमें देखना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप समझ सकते हैं कि रिवोल्ट ये कब पास होगा? पास्ड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, पास्ड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही मोर्चे के बाद ये पास किया गया, समझ गए। और ये जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम है जिसमें बीओसी था एक तरफ और एक तरफ सीओडी, है ना, ये कमर्शियल अफेयर्स के लिए, और ये पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए जो बनाए गए थे, इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। और इसके बदले में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, एसओएस जो होंगे वो ब्रिटिश, जो वहाँ पे ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के ही एक मेंबर होंगे, कैबिनेट रैंक के मेंबर होंगे एसओएस। भारत के जो फर्स्ट, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं भारत में, उनका नाम है लॉर्ड स्टैनले। क्या नाम है उनका? लॉर्ड स्टैनले। और जो फर्स्ट वाइसरॉय बने हैं, यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये पोस्ट आगे भी बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं कि ये पोस्ट खत्म हो गया, ये पोस्ट आगे भी रहा। और सेम आदमी को एक और पोस्ट दिया गया, डेट इज कॉल्ड वाइसरॉय। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वाइसरॉय है, जो पहला वाइसरॉय है भारत के, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 का रिवोल्ट जो हुआ ये इनके टाइम में ही हुआ था, और उस समय ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हाँ, डलहौजी का जो भी पॉलिसी रहा है उसका है, यदि किसी ने कॉन्सिक्वेंसेस झेला है तो वो लॉर्ड कैनिंग ही झेले हैं, समझ गए। ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हो इसमें?
डबल गवर्नमेंट खत्म हो गया, एसओएस व्यवस्था आया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक और पोस्ट दिया गया, डेट इज कॉल्ड वॉइस रॉय। अब देखेंगे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखिए कितना अच्छा 1853 के चार्टर एक्ट में पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया था इंडियंस के लिए सिविल सर्विस, बट इसमें वो जो सिविल सर्विस है उसको पूरी तरीके से इंडियंस के लिए बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें जो सिविल सर्विस का एग्जाम होगा वो नॉमिनेशन बेस्ड होगा, तो भारतीय के लिए बंद हो गया ये, समझ गए? हाँ, नॉमिनेशन बेस्ड हो गया, यानी कि मेरिट बेस्ड जो सिस्टम होना चाहिए था, जो मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए था वो खत्म हो गया। वेरी बैड ये हुआ है जी, समझ गए? हाँ, और जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव पावर फिर से लौटा दिया गया जी, लेजिस्लेटिव पावर फिर से रिटर्न कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है इसमें सबसे बेहतरीन जो काम हुआ है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस था, जो जिम्मेदारी था लॉ बनाने का बॉम्बे प्रेसिडेंसी का और मद्रास प्रेसिडेंसी का, वो फिर से लौटा दिया गया। और 1833 के चार्टर में वो ले लिया गया था, बट इस इंडियन काउंसिल एक्ट में फिर से लौटा दिया जाएगा, समझ गए? और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि एक अफेयर्स होगा, जैसे अभी जानते हैं अमित शाह जी हो गए, हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उनके अंदर टोटल होम अफेयर्स होगा। निर्मला सीतारमन हो गई फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनके अंदर पूरा फाइनेंस मैटर होगा। तो पोर्टफोलियो वाला व्यवस्था क्रिएट किया गया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। और हाँ, बिफोर डैट आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। इसमें हम कह सकते हैं कि लोकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो गया स्टूडेंट, लोकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, आगरा से, बम्बई से, मद्रास से, करेक्ट, कलकत्ता से, बट ये जितने भी होंगे सब इंग्लिश मैन ही होंगे, ये जितने भी होंगे सब इंग्लिश मैन होंगे। नेक्स्ट वन, हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भारत में आया, इनडायरेक्ट इलेक्शन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। और अब हमारे जो इंडियंस हैं वो बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते, ना ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसी को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, समझ गए? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। और इसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी स्टूडेंट की डायरेक्ट इलेक्शन। अब क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा प्रोविंशियल लेवल पे। कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और बिल्कुल फर्स्ट इंडियन जिसने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट किया है, तो उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट किया उनका नाम क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये इसी लेजिस्लेशन में हुआ था, समझ गए? तो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और बिल्कुल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है सेपरेट इलेक्टोरेट। देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, फॉर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम लोग मुस्लिम को ही वोट देंगे। कह सकते हैं कि यहाँ सीड ऑफ कम्युनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा।
और ब्रिटिश ने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया। देखिए ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो लीगल तरीके से भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है मुस्लिम के लिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन बना कम्युनलिज्म का, यानी कि पूरी तरीके से कम्युनलिज्म को भी लीगलाइज कर दिया। यही कम्युनलिज्म जाके इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा रूप ले लेगा 1940s में। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और हाँ, इसमें अब फ्लेक्सिबिलिटी है कि इंडियंस क्या कर सकते हैं, वोट को तो बजट को तो डिस्कस कर ही सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट। अब देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डायरकी व्यवस्था, डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जी, डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और डायरकी के जो फादर है, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, किसका ये सोच है, जो फादर है उनका नाम है सर लियोनील कार्टिस। क्या है नाम उनका? सर लियोनील कार्टिस। और डायरकी के अंदर क्या है, दो सब, यानी कि प्रोविंस लेवल पे दो सब्जेक्ट होगा जी, दो सब्जेक्ट होगा, एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा। रिजर्व सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश के लिए, वो अपने लिए रख लेगा। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो इसमें रेवेन्यू आने का कोई साधन ना हो, जैसे एग्जांपल है एजुकेशन, जैसे इरिगेशन, ये सब इंडियंस को दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे दो टीम है जी, टीम 1 है और टीम 2 है। दोनों में गवर्नर हेड करेंगे, दोनों में गवर्नर होंगे प्रोविंस लेवल पे, बट इसमें जो टीम होंगे वो वॉइसरॉय से चुने जाएंगे और इसमें जो टीम होंगे वो इलेक्शन से आएंगे। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कोशिश तो किया है, बट यहाँ पे भी बहुत फ्रिक्शन है। जैसे मान लीजिए कि इंडियंस लोग यदि एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हैं, एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, यदि इरिगेशन पे काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर ऊपर बैठा है वो वीटो भी लगा सकता है। और ठीक है, प्रयास है, स्टार्टिंग का प्रयास है, जो कि प्रयास ठीक है, बट डायरकी पूरी तरीके से प्रोविंस लेवल में फेल हो गया। समझ गए? पूरी तरीके से फेल हो गया ये। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरकी वाला ये, हाँ डायरकी वाला याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और हाँ, इसमें हमें समझना होगा कि ये जो आज देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट, यानी कि 2 बॉडी असेंबली, यानी कि पार्लियामेंट 2 बॉडी होना चाहिए, प्रोविंस लेवल पे प्लस स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल या फिर सेंटर लेवल पे 2 बॉडी असेंबली, जो अभी हम लोग देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद, करेक्ट। और उसी तरह लोकसभा राज्यसभा, ये कॉन्सेप्ट पहली बार इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही आया था। समझ गए? अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। ये अलग बात है, कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या कि एक जस्ट लाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर, कोई भी स्टेट इसमें ज्वाइन कर सकता है, बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या था कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो ज्वाइन भी कर सकता है और चाहे तो ज्वाइन नहीं भी कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये बस कॉन्सेप्ट ही रह गया, बट एक प्रयास था ब्रिटिश का। और जानते हो कि ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इनफैक्ट जब भारत आज़ाद हुआ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है। ये कह सकते हैं कि अभी के संविधान में 70 to 75% कंटेंट्स यहीं का है। समझ गए? हाँ, इसमें क्या है, इसमें था कि डायरकी, चलो डायरकी हम खत्म करते हैं, क्योंकि डायरकी तो पूरी तरीके से फेल हो गया। इसने कहा कि चलो डायरकी हम प्रोविंस लेवल पे खत्म करते हैं, बट सेंटर लेवल पे लागू होगा, बट सेंटर लेवल पे लागू होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सेंटर लेवल पे ये लागू कभी नहीं हुआ। समझे? तो कोशिश यही था कि डायरकी को चलो प्रोविंस से खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बरकरार किया जाए। तो चलिए उस सेंस से तो अच्छा हुआ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन रहा, बट सेंटर में कभी लागू नहीं हुआ ये। हाँ बिल्कुल, यही एक्ट है जिसकी वजह से कहा गया था कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, और जो कि बना है, कब बना है? 1937 में बना है। तो 1937 में सच में ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ। यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आज़ाद हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन जाएगा। समझ गए?
तो फेडरल कोड ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल, इसमें आरबीआई का भी प्रोविजन था कि आरबीआई बनाना है। अच्छा, आरबीआई बनाने का जो कमीशन है, आरबीआई किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था? ये थे हिल्टन यंग कमीशन। इन्होंने रिकमेंडेड किया था कि एक आरबीआई बनना चाहिए करेंसी रेगुलेशंस के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी मिलेगा आपको। हाँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड वर्क देखते हैं। बैकग्राउंड वर्क क्या है कि जो आरटीसी हुआ है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, उसी के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयार हुआ था 1935 का। एंड लास्ट वन, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो माउंटबेटन डिकी बर्ड प्लान जो था, माउंटबेटन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। और इससे क्या हुआ, इंडिया दो भाग में टूट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जो सॉवरेनिटी है जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर था वो शिफ्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947। समझ गए? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सब है ब्रिटिश के टाइम में। नेक्स्ट वन, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में फर्स्ट देखेंगे हम लोग सिविल सर्विस। सिविल सर्विस, यदि सिविल सर्विस का बात हो तो हम्बल बिगिनिंग स्टार्ट हो गया था वैन हेस्टिंग के टाइम से। वैन हेस्टिंग, क्योंकि वैन हेस्टिंग ने क्या किया कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म किया और इंग्लिश कलेक्टर को ही जिम्मेदारी दिया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। तो इंग्लिश कलेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो नींव है, फर्स्ट वैन हेस्टिंग ने ही रखा। समझ गए? उसके बाद जो रियल फाउंडर है सिविल सर्विस के, जो रियल फादर हैं सिविल सर्विस के, उनका नाम है लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। तो कर्नवालिस ने एक कोड बनाया था, कर्नवालिस कोड, कर्नवालिस कोड ऑफ 1793। इस कोड में कहा गया था कि जो अभी तक जो इंग्लिश कलेक्टर जुडिशियल पावर भी इंजॉय कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इंजॉय कर रहे हैं और रेवेन्यू पावर भी इंजॉय कर रही है, सबको सेपरेट करिए। तो रेवेन्यू, जुडिशियल एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस पावर है, सबको सेपरेट कर दिया गया, सबको सेपरेट कर दिया गया। तो बहुत ही तगड़ा रिफॉर्म्स किया है लॉर्ड कर्नवालिस ने। और इन्होंने सिविल सर्विस को दो भाग में तोड़ दिया, एक कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, और दूसरा अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस। तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस का मतलब क्या होता है? जो हाई पोस्ट का सिविल सर्विस है, जैसे अभी कह सकते हैं आईपीएस आईएएस टाइप के, ये क्या यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर देगा। और ये अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस मतलब लो पोस्ट का, ये इंडियंस के लिए रिजर्व कर देगा। हाँ, कर्नवालिस को लगा कि सिविल सर्वेंट को ठीक तनख्वाह नहीं मिल रहा, यही कारण है कि ये लोग ब्राइब ले रहे हैं, करप्शन ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सिविल सर्वेंट का बहुत ज़्यादा ही वेतन कर दिया। उस समय देखा जाए तो 1500 वेतन था जी, और उस समय 1500 मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूड जॉब था उस समय। और इसलिए दुनिया से ही लोग आते थे सिविल सर्वेंट बनने के लिए, यूरोपियंस लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो गए थे। ये कर्नवालिस कोड का ही कमाल है। ठीक है, और कर्नवालिस ने यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लगवाया और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाया है सिविल सर्विस में, कर्नवालिस, बिल्कुल। और हम लोग जानते हैं चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1853 में हम लोग सिविल सर्विस का बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपन कर दिया गया, यानी कि इंडियंस भी अब सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। एज ए रिजल्ट जो पहला जो सिविल सर्वेंट बने, यस वी हैव डिस्कस्ड, पहला जो सिविल सर्वेंट बने हैं भारत में, उनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद आरसी दत्त भी बने हैं, रास बिहारी गुप्ता भी बने हैं। करेक्ट, ये हो गया। हाँ, और देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट जो है, हाँ, अचिसन कमीशन 1886। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का वो लंदन में ही हो, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लंदन में ही हो ताकि इंडियंस नहीं आ सके। ठीक है, तो इस कमीशन का रिकमेंडेशन। उसके बाद इस्लिंगटन कमीशन, इस्लिंगटन कमीशन, और इस्लिंगटन कमीशन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में।
इस कमीशन ने बहुत सुंदर सुझाव दिया था। इसने कहा था कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही एग्जाम होना चाहिए, दोनों में एग्जाम होगा तो बेटर होगा, इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये अलग बात है कि ये वर्ल्ड वार का टाइम है इसलिए इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाया, नेवर इम्प्लीमेंटेड। समझ गए? जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अ ली कमीशन। ली कमीशन, ली कमीशन जो कि 1924 में अपना रिकमेंडेशन दिया था। इसने कहा था कि यस, इंडियंस और यूरोपियंस दोनों ही 50-50% होने चाहिए सिविल सर्विस में, और इनके रिकमेंडेशन की वजह से ही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना है। कमीशन बना है कब? 1926 को। इसलिए ली कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल सर्विस के डेवलपमेंट में। और जो उसके बाद जो लास्ट कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, डेट इज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बने और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी सिविल सर्विस के लिए प्रोविजंस था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर के लिए और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के लिए। बिल्कुल यही बाद में जाके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का रूप ले लेता है, और यही आपका प्रोविंस जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बीपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट लेवल का पीसीएस हो जाएगा। समझ गए? दिस आर द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू सिविल सर्विस। अब देखते हैं थोड़ा सा पुलिस रिफॉर्म्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव में सिविल सर्विस भी करना है हमें और पुलिस भी करना है। जहाँ तक सवाल है पुलिस का, देखिए मुगल के टाइम में ना, मुगल के टाइम में जमींदार लोग को पुलिसिंग पावर मिलता था। पुलिसिंग पावर जमींदार लोग के पास ही था जी, क्योंकि ठीक नहीं है। वैन हेस्टिंग को भी लगा, बट वैन हेस्टिंग उतना डेवलप नहीं कर पाए सिस्टम को। समझिए, उतना डेवलप नहीं कर पाए। वो कर्नावलीज ही है जी, इसलिए हम कह सकते हैं कर्नावलीज को फादर ऑफ इंडियन पुलिस सिस्टम भी कह सकते हैं। वो कर्नावलीज ही है, लॉर्ड कर्नावलीज, इन्होंने कोड लाया था 1793 में, और इन्होंने पूरा टाइट कर दिया जी। इन्होंने कहा कि जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस जो व्यवस्था है वो कंट्रोल अंडर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर होगा। और थानेदार का जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा के इन्होंने दरोगा को इंट्रोड्यूस किया है। दरोगा वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया भारत में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्नवालिस। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। उसके बाद इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इसमें कोशिश यही किया गया कि देखो वेतन बढ़ा दो, इन लोग का वेतन बढ़ाओ, थोड़ा ट्रेनिंग बढ़ाओ। समझ गए? और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट का जो पुलिस यानी कि प्रोविंस का जो पुलिस है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। हर जगह क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रिकमेंडेशन हो गया। उसके बाद पुलिस कमीशन 1902 और 3 कमीशन उस समय बनाया गया था। इसमें यह कहा गया कि बिल्कुल सबऑर्डिनेट पोजीशन में इंडियंस को रिक्रूट करिए, और एक सीआईबी होना चाहिए, सेंटर में सीआईबी होना चाहिए और स्टेट में सीआईडी होना चाहिए। बिल्कुल अभी भी हमें देखने को मिल सकता है ये सीआईबी, मतलब उस समय सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, और सीआईडी का मतलब वही सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। बिल्कुल अभी स्टेट में है, और ये कह सकते हैं कि अभी भी सेंटर में, बट किस रूप में? सीबीआई के रूप में है। तो उस समय का रिकमेंडेशन था ये। समझे? यस, वी हैव कवर्ड पुलिस रिफॉर्म्स आल्सो। नाउ विल सी जुडिशियल रिफॉर्म्स। जहां तक सवाल है जुडिशियल रिफॉर्म्स का, तो देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स स्टार्टिंग जो किए हैं वो वैन हेस्टिंग ही हैं। वैन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया लोक अदालत। तो लोक अदालत में 2 टाइप्स, एक फौजदारी कोर्ट, फौजदारी अदालत, और एक आपका दीवानी अदालत। दीवानी अदालत मतलब हो गया सिविल कोर्ट,
और फौजदारी अदालत मतलब हो गया क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट, देखिए इसको देखने का तरीका क्या था कि दीवानी अदालत में इंग्लिश मैन हेड करेंगे, इंग्लिश जज होंगे, इंग्लिश मैन हेड करेंगे और मौलवी और पंडित के हेल्प से इंटरप्रेट करके केस को सॉल्व किया जाएगा। जहाँ तक सवाल है फौजदारी अदालत का, तो इसमें हेड करने वाले काजी होंगे, काजी होंगे, ठीक है, और काजी ही इंटरप्रेट करेंगे और इंग्लिश यहाँ पे इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा। ये व्यवस्था था वैन हस्टिंग का। जब कर्नावलीज आए तो बिल्कुल कर्नावलीज को फिर यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन जुडिशरी भी कहा जाता है। तो कर्नावलीज का यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल है। कर्नावलीज क्या किए, व्यवस्था खत्म कर दी और इंग्लिश जज को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इंग्लिश जज को इंट्रोड्यूस किया, प्लस इन्होंने सेटअप किया 4 सर्किट कोर्ट। बिल्कुल ये पूछा आता है बीपीएससी प्रीलिम्स सब में कि 4 सर्किट कोर्ट्स का कंसेप्ट किसने लाया था, तो कर्नावली से। 4 सर्किट कोर्ट कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है, मुर्शिदाबाद में, ढाका में और पटना में। कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में और पटना में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कर्नावलीज के टाइम में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने क्या किया, ये व्यवस्था खत्म कर दे। ही एबोलिश्ड 4 सर्किट कोड। ये जो 4 सर्किट कोड्स है, इस व्यवस्था को इन्होंने खत्म कर दिया और इन्होंने क्या किया, काम किया कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के ऊपर। लॉ को कोडिफाई किया जी, कोडिफिकेशन ऑफ लॉस। बिल्कुल मैकले रहेंगे इनके साथ में, फर्स्ट लॉ कमीशन बनेगा और ये क्या करेंगे, आईपीसी को ड्राफ्ट करेंगे। आईपीसी कब ड्राफ्ट हुआ है, 1837 में ड्राफ्टेड, और ये आईपीसी बन के तैयार हुआ है 1860 में। तो कर्नावलीज बोल रहे, सॉरी, विलियम बेंटिक का सबसे बड़ा रोल क्या है कि उसने कोडिफिकेशन किया है लॉस का। दूसरा क्या है कि इसने 4 जो सर्किट कोर्ट्स था, कर्नावलीज जो इंट्रोड्यूस किया था, वो सिस्टम को उसने पूरा खत्म कर दिया। समझ गए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इनके टाइम में कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ, पहला लॉ कमीशन बैठा, उसमें मैकेले हेड थे। ये डेवलपमेंट हो गया विलियम बेंटिक के टाइम में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जानते हैं आप लोग, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे जो कोर्ट है उसको मर्ज करके हाई कोर्ट बना दिया गया। तो यहाँ हाई कोर्ट बन जाएंगे, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 3 हाई कोर्ट बन के तैयार हो जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इंडियन हाई कोर्ट। और इस इंडियन हाई कोर्ट में फिर बाद में जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आ जाएंगे, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, फिर और भी जुड़ते रहेंगे। एंड जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के तहत ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना है। कब, 1937 में, और बाद में जाके यही सुप्रीम कोर्ट का रूप ले लेगा। दिस आर द डेवलपमेंट्स ऑफ जुडिशरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थोड़ा सा हिस्सा और भी देख लेते हैं। जहाँ तक सवाल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग हो गया था। स्टार्टिंग जो पॉइंट है, हम कह सकते हैं हम्बल जो बिगिनिंग है वो मयो रेजुलेशन से स्टार्ट हो गया। मयो जो उस समय के, तो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी कि वॉइस रॉय भी थे ये। और मयो पहला वॉइस रॉय है या पहला गवर्नर जनरल है जिनका असासिनेशन हुआ था, जिनका मर्डर हुआ था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, समझ गए। और उनके जो असिस्टेंट है उन्होंने ही मार दिया था इनको। यही मयो हो जिन्होंने फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस भी किया था भारत में 1871 में, समझ गए। तो बिगनिंग हम्बल बिगनिंग हुआ, बट रियल में किसी ने बनाया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, वो है रिपन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन, बिल्कुल लॉर्ड रिपन ने लोकल बोर्ड बनाया। फर्स्ट जो म्यूनिसिपल बोर्ड बना है भारत में, फर्स्ट जो म्यूनिसिपल बोर्ड बना है भारत में, मद्रास में बना है।
कहाँ बना है? मद्रास में 1807 में। और बिल्कुल कर्जन भी, लॉर्ड कर्जन भी 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास किए थे। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास किए थे कब? 1899 में। तो दिस आर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यस, वी हैव कवर फर्स्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं। नाउ विल सी द सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रेस पॉलिसी। जहां तक सवाल है प्रेस पॉलिसी का, तो शुरुआत में ब्रिटिश बहुत ही नॉर्मल रहा है, पूरा फ्रीडम दिया है प्रेस को कि तुमको जो लिखना है लिखो। बट वही बात ब्रिटिश को लगने लगा कि इतना फ्रीडम सही नहीं है। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो भारत में छपा है का नाम है बंगाल गैजेट। क्या नाम है? बंगाल गैजेट। बाय होम? बाय जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा फर्स्ट न्यूज़पेपर कब? 1780 में। बट विदिन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर ही 1782 में जेम्स अगस्टस हिकी को ये न्यूज़पेपर बंद करना पड़ा। कारण क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत कुछ छाप रहा था, और उस समय के जो गवर्नर जनरल है वैन हेस्टिंग, उनको लगा कि यदि ये रिपोर्ट जाएगा वहाँ पे इंग्लैंड में तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा, इसलिए बंद कर दो इसको। तो 1782 में ये बंद हो गया। समझ गए? तो यहाँ से डेवलपमेंट देखेंगे न्यूज़पेपर का। डेट इज पहला देखेंगे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो 1799 मतलब वेलेस्ली, जिन्होंने पहला सब्सिडरी अलायंस भी करवाया था। किसको? हैदराबाद को। तो वेलेस्ली के टाइम में हुआ, और ये एक्चुअली फ्रेंच न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने के लिए लाया था। ठीक है, उसमें कहा गया था यस, आप ऐसे कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते हो, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, और वो समय था नेपोलियनिक वार का, नेपोलियन का पहला फेज है जी, नेपोलियनिक एरा है वो, नेपोलियनिक एरा। तो ऐसे भी नेपोलियन से घबराया हुआ था ब्रिटिश, जिस हिसाब से नेपोलियन राइज कर रहा था उस हिसाब से ब्रिटिश लड़ा हुआ था। समझे ना? तो फ्रेंच कुछ भी ऐसा ना लिख दे जिसकी वजह से नेपोलियन को फायदा हो, जिसकी वजह से ब्रिटिश को नुकसान हो, इसलिए वेलेस्ली ने लाया था ये। उसके बाद देखेंगे हम लोग सेकंड जो डेवलपमेंट हुआ, फर्स्ट डेवलपमेंट हो गया, सेकंड जो डेवलपमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 बाय जॉन एडम्स। ये जॉन एडम्स के टाइम में हुआ है जी। इन्होंने क्या कह दिया कि यदि आपको कोई भी पब्लिश करना है, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश करना है, तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंसिंग मैंडेटरी कर दिया गया जी, लाइसेंसिंग मैंडेटरी कर दिया गया। और इसी रेगुलेशन के वजह से राजा राम मोहन रॉय को अपना बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर मिरत उल अखबार को बंद करना पड़ा था। समझ गए? हाँ, ये अलग बात है कि इस रेगुलेशन को बाद में मैटकेफ खत्म कर दी है। मैटकेफ ने इस चीज को खत्म कर दिया। मैटकेफ ने इस चीज को खत्म कर दिया, इसलिए मैटकेफ को इंडियन प्रेस लिबरेटर भी कहा जाता है। समझ गए? तो मिरतुल अखबार को बंद कर दिया गया अंडर दिस रेगुलेशंस। और अब पढ़ेंगे हम लोग मैटकेफ एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट 1835, जिसको हम लोग मैटकेफ एक्ट भी कहते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री कर दिया, कोई जरूरत नहीं है आपको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है सरकार से। ठीक है, फ्री है, आपको जो छापना छापो। बट जो प्रिंटर है और जो पब्लिशर है, जो
प्रिंटर और जो पब्लिशर है उसको डिक्लेयर करना होगा, उसको अपना नाम वगैरह सब देना होगा। ये ठीक है, ये तो इतना होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉज नोन है, ही वाज नोन फॉर हिज फ्रीडम इन प्रेस, वो अपने प्रेस के फ्रीडम के लिए जाने जाते थे। इसलिए राइटली इनका जो स्टेप से कहा था एक मैग्ना कार्टा है इंडियन प्रेस के लिए भारत में। और बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच जो भारत का जो वर्नाकुलर प्रेस वो बहुत ही राइज हुआ, समझे, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी बहुत ही राइज हुआ थैंक्स टू हिम। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1857 जी रिवोल्ट आ गया फिर से, लाइसेंसिंग रेगुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कब? 1858 को। जानते हैं 1858 मतलब क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है तो जाहिर सी बात है, हाँ 58 नहीं 57 ही। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन फिर से आई, यानी कि जॉन एडम्स का जो तौर तरीका था, जो रेगुलेशन था, उसको फिर से लौटा दिया गया। ठीक है, उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद देखेंगे, हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट बाय जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने भी रिस्ट्रिक्ट किया है और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप ऐसे भी प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा दिया था जॉन लॉरेंस ने। ये कब की बात है? 1867 की बात है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, डेट इज कॉल्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय जो गवर्नर जनरल थे, वॉइस रॉय थे, उनका नाम था लिट्टन। समझ गए? लिट्टन ने ये पास किया था इंडियन न्यूज़पेपर को टारगेट करने के लिए, और बिल्कुल टारगेट हुआ भी है। इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट था, इसमें कोई ट्रायल नहीं है। यदि एक बार सरकार यदि दबोच ले किसी प्रेस इक्विपमेंट को तो कहीं पे भी नहीं जा सकता है ट्रायल के लिए। इसलिए अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का जो बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर था, बंगाली में छपता था जी। ये रातों रात, ओवरनाइट, रातों रात इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा था। इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा था। समझ गए? इतना तगड़ा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें कोई ट्रायल नहीं है। समझ गए? हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद देखेंगे न्यूज़पेपर एक्ट 1908। ठीक है, न्यूज़पेपर एक्ट 1908 उस समय जो थे लॉर्ड मिंटो टू, इनका टेन्योर था। और बिल्कुल अब सेडिशन को भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाया जाएगा। यदि कोई भी पत्रकार या जो भी प्रेस में काम करते हैं, उनके लिखने से, उनके बोलने से, उनके हरकत से यदि समाज में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रूलर के अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उसको सेडिशन के चार्ज पे जेल डाला जा सकता है। फर्स्ट पर्सन जो कि सेडिशन चार्ज पे गए थे अंडर दिस न्यूज़पेपर एक्ट, दैट इज बीजी तिलक। सेडिशन जानते हो अभी भी कंट्रोवर्शियल ही रहा है। IPC 124A। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि IPC को रिप्लेस कर दिया गया 2024 में BNS से, भारतीय न्याय संहिता से। बीजी तिलक को 6 साल के लिए, 6 इयर्स के लिए मंडाला जेल में भेज दिया गया था। मंडाला जेल मतलब कहाँ पे? अभी का बर्मा में, अभी के म्यांमार में। ठीक है, अंडर दिस न्यूज़पेपर एक्ट 1908 सिमिलर प्रोविजन आया था। सिमिलर प्रोविजन है इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये लाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड मिंटो, यही मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो टू थे। बट इसको इम्प्लीमेंट करने वाले इसके बाद जो होंगे इनके सक्सेसर, दैट इज लॉर्ड हार्डिंग टू। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि इसलिए सवाल यदि कोई पूछता है इंडियन प्रेस एक्ट 1910 कब आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये दोनों का नाम याद होना चाहिए। इंट्रोड्यूस करने वाले शख्सियत ये है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लॉर्ड हार्डिंग टू है। ठीक है, इसमें भी यही बात था कि
आपको हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, और यदि आपके बोलने से, आपके लिखने से ब्रिटिश के अगेंस्ट डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो तो जेल भेजा जा सकता है। यानी कि इसका प्रोविजन और इसका प्रोविजन बहुत ही सिमिलर है। नेक्स्ट वन, अब देखेंगे हम लोग इंडियन डिफेंस एक्ट। ये ब्रिटिश ने लाया था 1915 में, और जानते हो कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। एज अ टेम्पररी प्रोविजन कह सकते हो, या एज अ इमरजेंसी लिए कह सकते हो कि ब्रिटिश अभी पूरी तरीके से इंगेज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ब्रिटिश चाहता है कि भारत में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ है, वो कम हो, वो हमें परेशान ना करे, इसलिए ये लाया गया था इंडियन डिफेंस एक्ट। ठीक है, और चलो ठीक है, हम समझते हैं कि चलो टेम्पररी प्रोविजन के लिए ठीक है, हम क्योंकि आपको बैलेंस करना है। बट हुआ क्या, नॉर्मल टाइम में 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, 1919 में यही जो इंडियन डिफेंस एक्ट है, इसी ने रूप ले लिया रौलत एक्ट का। और रौलत एक्ट तो बहुत खतरनाक है, जबकि देखिए पीस टाइम में इसको इंप्लीमेंट किया गया। रौलत एक्ट में क्या है, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। नो अपील यानी कि आपको यदि किसी को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, तो उसके लिए कोई वकील भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हाँ, कोई दलील नहीं, आपका बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। एंड नो अपील, समझे, कहीं कोई कोर्ट ही नहीं है जहाँ पे आपका अपील सुना जा सकता। तो ड्रैकोनियन था जी, बहुत ड्रैकोनियन। हाँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जानते हो कि चलन वाला मासाकार का इंसिडेंट, और बाद में ब्रिटिश ने इसको स्वयं 1922 में ख़त्म कर दिया। बट बिफोर डैट हमें यह समझना होगा कि बीच में 1920s के टाइम में, अर्ली 1920s में एक कमेटी बना था, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। ठीक है, तेज बहादुर बहुत बड़े नेशनलिस्ट रहे हैं भारत के, इनके बारे में समझेंगे कमिंग क्लासेस में। तो एक तेज बहादुर कमेटी बना था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो न्यूज़पेपर एक्ट 1908 है या इंडियन प्रेस एक्ट 1910 है, उसको रिवील कर दीजिए। तो सरकार ने बहुत पॉजिटिवली सुना और उसको रिवील कर दिया 1921 में। ठीक है, तो सरकार को भी लगा कुछ ज़्यादा हो गया, और ये तो इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन था कि सरकार को बैकफुट में आना पड़ा, और 1921 और 22 में इसको रिमूव करना पड़ा। समझ गए? और ये लाया किस लिए गया था, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ था उसको कर्व करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इंडियन प्रेस एक्ट 1931। ये लाया गया था सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। समझ गए? उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वेलिंगटन। और वेलिंगटन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। समझ गए? अब देखेंगे हम लोग इंडियन डिफेंस रूल्स। इंडियन डिफेंस रूल्स 1939, और ये कब? स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये लाया गया था इसलिए ताकि भारत में ऐसा कोई भी न्यूज़ ना छपे जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो पूरा उधर कंसंट्रेट करना चाह रहा था, तो इसलिए वो चाहता था कि भारत में कोई भी ऐसा प्रेस में कुछ ना छपे जो कि एंटी ब्रिटिश हो। लेकिन स्टॉप टोटल पब्लिकेशन ऑन एंटी ब्रिटिश कैंपेन। समझ गए? यस, वी हैव कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ प्रेस इन इंडिया बाय ब्रिटिश। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, डेट इज सोशियो रिलीजियस और कल्चरल पॉलिसी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रिटिश ही वो शख्सियत है या ब्रिटिश ही वो रूल है जिसने पूरी तरीके से सती को खत्म किया था। एबोलिशन ऑफ सती कब खत्म किया जी? 1829 में। बाय होम? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने इस सती वाला परंपरा को खत्म किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। बिल्कुल। सप्रेशन ऑफ ठगीस। ये ठगी पूरा नाको दम करके रखे थे ब्रिटिश का। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज काम करते थे ये ठग्स लोग। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखे होंगे मूवी, ये ठगीस, यही ठगीस। इसको भी 1930 में पूरी तरीके से सप्रेस किया गया। इनके टेन्योर के अंदर, विलियम बेंटिक के अंदर ही।
और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स है जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, उनका नाम है कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन, ठीक है, तो इनका बड़ा योगदान रहा है कर्नल स्लीमैन का। समझ गए, सप्रेशन ऑफ ठगिस। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, विडो। विडो रीमैरिज एक्ट कब हुआ? ये 1856 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी प्लस ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके हेल्प से। फोर्थ वन, एबुलेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड को एबुलिश किया है कब? 1870 के टाइम में। उस समय कौन थे? तो मयो थे। बट हमें ये याद रखना होगा, चलो ये खत्म तो हो गया, बट इसके अगेंस्ट कैंपेन विलियम बेंटिंग ने भी चलाया है। विलियम बेंटिंग ने भी चलाया है, लॉर्ड हेडिंगवन ने भी चलाया था कैंपेन। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट 1929। शारदा एक्ट क्या है? हाँ, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी कि चाइल्ड मैरिज ना हो। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। समझ गए, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के टाइम में ही रिमूव हुआ है। और अब जो मैरिजेबल एज होगा गर्ल्स के लिए, वो 14 ईयर्स हो जाएगा गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स हो जाएगा। समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो ये देखिए, ये सोशो कल्चरल फील्ड में ये ब्रिटिश का योगदान रहा है। जहाँ तक सवाल है कल्चरल फील्ड में, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यस, ये जो आर्मी ग्रीज्ड कैटरिज का जो इशू हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बना, जो कि इमीडिएट रीजन बना था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, उसके बाद जानते हो क्रिश्चियन चार्टर एक्ट 1813 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आना शुरू हो गए। इससे फर्क पड़ा हमारे जो सोसाइटी का जो इथोस, जो वैल्यूज, इस पे बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ा हम। ठीक है, ये हो गया आपका आर्मी ग्रीस कैटरेज इशू, ये चार्टर एक्ट हो गया। और हाँ, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो भारत में हुआ था वो 1871 में ही हुआ था। उस समय जो थे उनका नाम था लॉर्ड मयो, गवर्नर जनरल। और फर्स्ट कास्ट सेंसस हुआ था वो है 1931। अभी भी इनफैक्ट हम लोग 1931 का डेटा यूज़ करते हैं कास्ट के लिए। और भारत में आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार जो कास्ट सेंसस होने जा रहा है वो नेक्स्ट ईयर 2026 में। समझ गए, दिस आर द डेवलपमेंट्स। ये सब डेवलपमेंट्स हुए हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट देखना हो, ठीक है, ब्रिटिश ने मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, पॉजिटिव सेंस से ब्रिटिश ने मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, सोशल इविल्स को ख़त्म किया, करेक्ट, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए एंड सो ऑन। जहाँ तक सवाल है नेगेटिव, तो यहाँ का जो इंडिजीनियस जो कल्चरल वैल्यूज रहे हैं, यहाँ के जो इंडिजीनियस एजुकेशन व्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। समझ गए, यस, वी हैव कंप्लीटेड द होल सीरीज ऑफ ब्रिटिश प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। कैसा रहा है? कुछ भी फीडबैक देना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।